वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे कि हमें पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम काफ़ी जल्दी शेड्यूल्ड हैं अप्रैल में, तो उसके लिए एक इनिशिएटिव है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। मैं यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर करने वाला हूँ और एक लेक्चर को मैं 2 या 3 पार्ट में फिनिश करने वाला हूँ। पहले लेक्चर में हम उस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद सेकंड लेक्चर में यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हम फ्रेम कर सकते हैं, चाहे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, इवन आप आरसी दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और उसके जस्ट बाद जो इसमें वर्कशीट एसोसिएटेड होती है, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं, उन सबको कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो आपको करना क्या है, आपको फॉलो करना है, इन चीज़ों को पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर इफ़र्ट आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो पीडीएफ इसकी अगर आप चाहते हैं पीडीएफ लेना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर के ले सकते हैं। सो चलिए विदाउट एनी डिले अब शुरू करते हैं पेपर को। क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू दे लेता हूँ। देखिए, जो हमारा एग्जाम का पैटर्न होता है उसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन होंगे आपके प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री, या यूँ कह लीजिए लिटरेचर पार्ट से आपके क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शन बी में जो पार्ट होगा वो आपका ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन से होकर के होगा, ठीक है। ग्रामर आपको पता है क्या होती है, और उसी के साथ आपका ट्रांसलेशन होगा हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। और साथ में आपका कंपोजिशन और एक राइटिंग पार्ट भी इसके अंदर होता है, जिसमें आप ऐसे और यू कैन से लेटर वगैरह लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। और कुछ एग्जाम में जो स्टेट मतलब डिफरेंट वेरी करता है, यूपी बोर्ड में तो सिर्फ इतना ही आता है, बाकी अदर एग्जाम्स, अदर जो बोर्ड होते हैं उनके अंदर आपके एक लेटर राइटिंग प्रीसाइज भी आ जाता है। प्रीसाइज में क्या होता है, आपको एक पैरा दिया होता है, उसको पढ़ना होता है, मान के चलिए 300 वर्ड्स में, तो आपको पढ़ करके उसको समझ करके अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। सपोज कीजिए 250 या फिर 200 वर्ड्स में लिखना होता है, दैट इज कॉल्ड प्रीसाइज, ठीक है। उसको छोटा कर करके आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। तो ये सेक्शन हमारे पेपर का जो पैटर्न है, सेक्शन ए सेक्शन बी ये रहने वाला है। इसी के साथ जो टाइम एलोटेड होता है वो 3 आवर 15 मिनट का होता है, ठीक है। और 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, स्पेशली यूपी बोर्ड, एंड 30 मार्क्स जो आपका इंटरनल इवोल्यूशन होता है आपके एग्जाम में, आपके स्कूल में जो पेपर होते हैं वो होता है, ठीक है। टेस्ट वगैरह जो होते हैं 30 मार्क्स के। अब आप कहोगे सिलेबस तो ये थोड़ा सा हमें और लग रहा है। प्रोज के अंदर 3 चैप्टर, देखो प्रोज का पहले आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक पैसेज मिला होता है, और पैसेज कहाँ से आएगा, जो आपके प्रोज के चैप्टर होते हैं वहाँ से। आपको चैप्टर को पढ़ना, जो पैसेज आपको उसको पढ़ेंगे, आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ ये इस चैप्टर से ले रखा है, और उसके आप क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। उसी के अंदर क्वेश्चन इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं 60 वर्ड में, और आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। और सिमिलर वे में आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको 3 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, और 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं 25 वर्ड्स में, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और एक आपका वोकेबलरी टेस्ट का वर्ड होते हैं। वोकेबलरी में क्या होता है, हो सकता है आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाए, कुछ वर्ड मीनिंग दिए होंगे उनको मैच करना हो सकता है, या फिर उनके मीनिंग लिखने के लिए भी डायरेक्टली आ सकते हैं। ये आपका प्रोज सेक्शन से होगा। पोइट्री में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है बेसिकली, और एक पैसेज दिया होता है। और थर्ड आपका जो सप्लीमेंट्री होता है, इसके अंदर आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, और रीडिंग और आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। इसके अंदर कोई आरसी नहीं आता है, कोई पैसेज नहीं आता है, सिर्फ आपके यहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं, ओके, ट्रू फॉल्स आते हैं। और साथ में आपका यहाँ पे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 3 में से अगेन आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ओके। सेक्शन बी का यहाँ पे एक ये आपका ग्रामर सेक्शन होता है, जिसमें सेंटेंस को रीऑर्डर करना होता है, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर होती है, वो उसमें छेड़छाड़ हुई होती है। तो मतलब टैंपरिंग हुई होती है, टैंपरिंग का मतलब छेड़छाड़ हुआ। तो आपको क्या करना है, उसको बिल्कुल सीक्वेंस में लगा करके ठीक करना होता है। उसके बाद सेंटेंस को चेंज करना होता है। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टेड होता है, वहाँ पे लिखा होता है, मतलब कि आपको इसको एक्टिव से पैसिव, या फिर आपको नेगेटिव, अफर्मेटिव, व्हाट्सएवर जो भी दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें देख लेंगे। सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, लेकिन साथ में ना ब्रैकेट में वो एक वर्ब को दे देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन का काम आता है। कुछ प्रीपोजिशन जो फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं वो हो सकती हैं। फिर सेंटेंस को कंप्लीट करना, स्पेलिंग टेस्ट, आपकी कुछ स्पेलिंग आपको दे दी जाएंगी और उनको फिल करना होगा, कंप्लीट करना होगा। उसी के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका प्रोनाउंसिएशन, सॉरी पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में होता क्या है कि आपको यहाँ पे एक पूरी की पूरी स्टोरी मिल जाएगी, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना है, कहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगना है, कहाँ पर कोमा लगना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगना है, ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। कैसे, जब आपको ग्रामेटिकल रूल आपको समझाऊंगा, आपको सब पता लग जाएगा बहुत आसान चीज़ों में। लेटर और एप्लीकेशन लिखना होता है, और एक आपका लॉन्ग कंपोजिशन होता है, और एंसियंट पैसेज होता है। ये हमारे सिलेबस का एक बार ओवरव्यू हुआ। अब आप कहोगे एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं। देखिए,
हालांकि ये चैप्टर इसमें से अब ड्यू टू कोविड-19 क्या हुआ है कि आपके स्टेट बोर्ड ने, ये सभी ने 30% जो आपका सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, जो आपका सिलेबस है यहाँ पे अ लेटर टू गॉड, ठीक है, इसके बाद ये वाला चैप्टर आपका यहाँ से सिलेबस से कट गया है, बट मैं यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर को कराने वाला हूँ। रीज़न क्या है कि बोर्ड ने तो आपके सिलेबस को काट दिया है, लेकिन नुकसान तो इसमें आप ही का है किसी और का तो नहीं ना। तो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, बस आप पढ़ते जाएं मेरे साथ। सो चलिए, अब हमने इस बार सिलेबस का ओवरव्यू ले लिया है, अब हम कोशिश करते हैं इसको चैप्टर को पढ़ने की। ओके, आर यू रेडी? एक बार ये कंटेंट भी दे रखा है इन्होंने कि अच्छा, एक वर्ड है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ये कंटेंट, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप, कंटेंट या फिर कंटेंट, ठीक है। देखिए, कंटेंट के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ये पर्सन, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है। ये मान लीजिए आपको इंसान है, ये इंसान अगर हैप्पी होता है ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो तब आप बोलते हैं कि ये भैया कॉन्टेंटमेंट की फीलिंग आ रखी है, कंटेंट, ठीक है। और कंटेंट मतलब, और यहाँ पे अगर ये जो हम पढ़ रहे हैं सब ये कंटेंट, तो इसको आप पढ़ते हैं कंटेंट, ठीक है। और ये होता है कंटेंट, बात समझे। इंसान अगर कोई खुश है और सेटिस्फाइड है, दैट इज, तब आप यूज़ करते हैं कंटेंट। और अगर कोई ये जो हम मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं कंटेंट, ठीक है। क्लियर है? बस एक वैसी ओवरव्यू मैंने आपको दिया है समझाने के लिए, ये चीज़ आपको क्लियर है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा इस सीक्वेंस में फर्स्ट चैप्टर है प्रोज के अंदर, वो है द इंचेंटेड पोल। द इंचेंटेड या फिर दी इंचेंटेड, सबसे पहले हम इसी डिलेमा, डिलेमा मतलब होता है कन्फ्यूजन, इसी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पोल अपने आप में क्या है बच्चे, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव क्या करते हैं, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो तालाब तो है, लेकिन तालाब कैसा है, इंचेंटेड है। अच्छा, एडजेक्टिव से पहले जो आया है ये अपना एक आर्टिकल हुआ, और आर्टिकल क्या है, द है। आप ध्यान रखें, इसके पहले जो एडजेक्टिव आ रखा है यहाँ पे, एडजेक्टिव का फर्स्ट वर्ड जो स्टार्टर है वो क्या है, ई, है ना, वो क्या है, ई। और ई कहाँ से आता है, वोवेल फैमिली से। ई कहाँ से आता है, वोवेल फैमिली से। कितने वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल होते हैं। तो इनके पहले अगर आर्टिकल आता है ना बच्चे, अगर इनके पहले द आता है आर्टिकल में, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं दी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ई है जो कि वोविल है, यानी कि टी एच ई, ये जो वर्ड आर्टिकल हमें दे रखा है द, इसके बाद अगर कोई वोविल आता है, वोविल से वर्ड स्टार्ट होता है, तो हम उसको प्रोनाउंस करते हैं दी। मान के चलो मैं लिखूँ बनाना, और बनाना के पहले लिख दूँ यह टी एच ई, तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, दी या फिर द, इसको प्रोनाउंस करेंगे द, क्योंकि क्या है, बी है। बी क्या है, वोविल नहीं है, कंसोनेंट है। अगर वोविल है तो दी प्रोनाउंस करेंगे, और अगर कंसोनेंट है तो द करेंगे, ठीक है। तो द इंचेंटेड पोल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक मायावी, हिंदी में बोलते हैं मायावी, ऐसे लिखते हैं क्या मायावी, या फिर अचरज से भरा, अचरज मतलब अचंभे से भरा हुआ तालाब, ठीक है। कैसे, मायावी का मतलब अगर आप नहीं समझे तो मैं थोड़ा सा आपको और अभी समझाता हूँ, कैसे समझिए। अगर आपने देखी है रामायण, तो रामायण में क्या होता है कि ये होती है माता सीता, एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसको किसी अदर वे में ना समझे, सिर्फ समझ लें। ये हो गई हमारी माता सीता, ठीक है। इसके बाद ये हो गया इनका घर, घर के सामने हुआ है छोटा सा जंगल, और इस जंगल में क्या है, एक घूम रहा है हिरन, है ना। और ये हिरन बहुत स्मार्ट लग रहा है, स्पॉटेड डियर है, बहुत ही फाड़ू लग रहा है, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हैं भगवान राम जी, इन्होंने कहा, डिमांड की कि मुझे इस हिरन को पकड़ के लाओ, काफ़ी बढ़िया क्यूट लग रहा है। बोले अच्छा, हम जाते हैं, अभी लाते हैं। तो भगवान राम जी गए, इन्होंने अपना एरो निकाला, लेकिन ये हिरन इनके हाथ नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि ये हिरन नहीं था, ये जो रावण जी ने भेजा था जेंट राक्षस, ये वो था, ठीक है। तो यहाँ पे आए भगवान, सॉरी ये भगवान राम जी हो गए, यहाँ पे आए लक्ष्मण जी, ये हैं लक्ष्मण जी, LAXMN, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा, जब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एरो को शूट किया, तो उन्होंने कहा, भैया ये तो मुझे कोई मायावी जाल लगता है ठीक है, इंचेंटेड ट्रैप लगता है। तो वो बोले, हाँ यार, लग तो हमें भी रहा है ऐसा। तो आप समझ गए मायावी का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ये तालाब है, तालाब के अंदर भी कुछ ना कुछ सिस्टम तो है, अब वो क्या सिस्टम है हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले में चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जब आप यहाँ के अनसीन पैसेज को जब अटैम्प्ट करेंगे, जो यहाँ से पैसेज आते हैं आपके एग्जाम में, तो जब आप पैसेज को अटैम्प्ट करेंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा पहला क्वेश्चन कि बताइए इस चैप्टर के राइटर कौन है और इसको किसने लिखा है और चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर है अपने यहाँ पे द इंचेंटेड पोल, और इसको लिखा है सी राजगोपालचारी ने, ठीक है। सी मतलब यहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, और इनका जो बर्थ था वो 10 दिसंबर 1878 से 1972 तक ये रहे हैं। अच्छा, बर्थ आपसे डेट कोई नहीं पूछेगा, क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आपको ही बताऊंगा, ठीक है।
चक्रवर्ती राजगोपालचारी, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम कभी कभी राजा जी भी बोलते हैं, इनफॉर्मली बोलते हैं, ठीक है, जैसे बचपन में बच्चों को प्यार से बोलते हैं, ऐसे हम इनको बोल देते हैं राजा जी। ये क्या थे, इंडियन लॉयर थे, वकील थे अपने टाइम पे, फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे इफर्ट किए। इसी के साथ ये एक नेता भी थे, पॉलिटिशियन, और साथ में एक राइटर भी थे, ये चीज़ों को लिखा भी करते थे। इसके बाद इन्होंने क्या था, स्वतंत्र पार्टी को फाउंड किया था, और ये पहले ऐसे इंसान थे जिनको भारत रत्न मिला था। ओके, भारत रत्न क्या है, इंडिया का हाईएस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इससे ऊंचा कोई भारत के अंदर हमारा अवार्ड नहीं है। आपने कुछ अच्छे काम किए हैं तो डेफिनेटली आपको भारत रत्न मिलना ही चाहिए, मिलता है, बहुत लोगों को इंडिया से मिल चुका है, और ये उनमें से पहले इंसान थे। इनका निकनेम था मार्गो ऑफ सबीर, मतलब इनका चिढ़ाने वाला नाम, निकनेम जो होता है ना, तो जैसे अपने यहाँ पे होता है चिंटू मिंटू बच्चे का नाम, ऐसे ही इनका नाम था यहाँ पे मार्गो ऑफ सबीर। और इन्होंने काफ़ी एवरेज, एवरेज का मतलब होता है छोटा, जैसे मान के चलिए इतनी बड़ी कोई कहानी है, उसको इन्होंने इतनी सी चीज़ों में बयां कर दिया, उसको हम बोलते हैं एवरेज, ठीक है, कंडेंस फॉर्म, छोटी फॉर्म में। तो इन्होंने एवरेज एक अच्छे, पहली बात तो एवरेज महाभारत इन्होंने लिखी है इंग्लिश में, और उसके बाद ये एक रिलीजियस पर्सन थे काफ़ी ज़्यादा, और एक ये इन्होंने वेदास, जैसे अपने 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अर्थुर्वेद, ठीक है, इन्होंने वेद और उपनिषद को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया के अंदर ये वाइजेस्ट मैन माने जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा था रिचर्ड केजी ने, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने भी ये कहा था, गांधी जी जब इनको ट्रिब्यूट देते हैं, यानी कि अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, तो वह ऐसे देते हैं, कीपर ऑफ माई कंसाइंस, यानी कि ये ऐसा कह करके श्रद्धांजलि देते हैं कि जो राजा गोपालचारी थे, ये गांधी जी की देखरेख करने वाले थे। जैसे कैसे, कीपर ऑफ माई कंसाइंस का गांधी जी ने कहा है, ये महात्मा गांधी ने कहा है, कीपर ऑफ यानी कि ध्यान रखने वाले, किसके, माई कंसाइंस यानी कि मेरी समझ के। तो गांधी जी भी इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि गांधी जी, आपको पता है कि 31 जैन 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने इनके ऊपर गोली चला दी थी, तो वो उनकी डेथ हो गई थी। तो आप इनको देख सकते हैं 1972 तक रहे, ये 1948 में ही चले गए थे गांधी जी। तो गांधी जी भी क्या है, इनसे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस थे किसी चीज़ को लेकर के। अब इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ने वाले हैं, देखिए, अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, राइटर के बारे में पता लग गया, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। देखिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, महाभारत से, ठीक है। और महाभारत तो आपको पता है काफ़ी अच्छी और एक बढ़िया चीज़ है। देखिए इस चैप्टर का जो इंटेंशन है सिर्फ यही है कि आप 10th क्लास के बच्चे हैं और अब आप काफ़ी बड़े बच्चे हो गए, तो आपको एक अच्छी नॉलेज अपने कल्चर के बारे में होनी चाहिए। साथ ही साथ में इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो सही, तो आपकी रीडिंग एबिलिटी, वो सब चीज़ें तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपका अच्छा एक करेक्टर और अच्छे काफ़ी जो क्वेश्चन है जो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में होते हैं, उनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो आप एक अच्छे इंसान बन करके सामने निकल करके आएंगे। ऐसा राइटर ने सोचा था, उसी इंटेंशन से चैप्टर रखा गया है। और जब आपके अच्छा करेक्टर होगा, ठीक है, अच्छा वे ऑफ टॉकिंग हुआ, तो एक चीज़ निकल करके सामने आती है जिसको आप बोलते हैं पीडी, मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर से आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कुछ हद तक होता है। तो आप पढ़ते हैं कैसे कैसे होता है। देखिए, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट, ठीक है। युधिष्ठिर यहाँ पे किसी का नाम है, और नाम है तो ये नाउन है, और नाउन है तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जैसे बॉयज़, गर्ल्स, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर क्या है, अब प्रॉपर नाउन का फर्स्ट वर्ड कैपिटल में बनता है, ये भी हमने देख लिया है। और ये नाउन को हम एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे हुआ है। अब ये पास्ट की बात है, अभी तो नहीं है ना, अब तो वेट नहीं कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे थे। युधिष्ठिर वेटेड, सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट की सेकंड फॉर्म है। युधिष्ठिर वेटेड किसके लिए, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के लिए, एक भाई नहीं है बहुत सारे हैं, तो प्लूरल यहाँ पे आया है, फॉर हिज ब्रदर्स। और युधिष्ठिर ये क्या है, यहाँ पे किसी का नाउन है, तो इसका पजेसिव केस यहाँ पे हुआ हिज। हिज अपने आप में पजेसिव केस है, अधिकार बता रहा है किस पे, उनके भाइयों पे। अपने भाइयों का उन्होंने इंतजार किया, क्या कैसे, इन एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब होता है बेचैनी की हालत, बहुत ज़्यादा जब बेचैन होते हैं उसको बोलते हैं, एंड थर्स्ट, और उनको प्यास भी लग रही थी। अब एक दिमाग में उनके क्वेश्चन आ रखा आगे, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वेंटरिंग अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर। अब एक सवाल उनके दिमाग में आया, देखो कैन से स्टार्ट है, तो आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हुआ, और इंट्रोगेटिव में कौन सा है आपका, यस एंड नो टाइप, ठीक है, सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना है। देखो, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या उनके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी है, ठीक है। कर्स का मतलब क्या होता है, एक तरह का कोसना या फिर आफत, ये एक तरह की मुसीबत। और या आर दे स्टिल वेंडरिंग, क्या वो अभी भी स्टिल वेंडरिंग, वेंडरिंग का मतलब होता है इधर आधर भटकना बिना किसी इंटेंशन के, ठीक है, बिना किसी इरादे के इधर आधर भटकना। कहाँ पे भैया, वेंडरिंग अबाउट, ये आपकी फिक्स प्रीपोजिशन है, वेंडर के बाद अबाउट आने वाला है। कहाँ पे, इन दी फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में।
तो यहाँ पे जब अपने भाइयों का वो इंतजार कर रहे थे तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि क्या उनके साथ कुछ मिसहैप कंसेप्ट क्लियर तो नहीं हुआ, कुछ मिसहैप तो उनके साथ नहीं हुआ है, या फिर वो पानी की सर्च में अभी भी घूम रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ द थर्स्ट। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वो बेहोश हो गए हैं, और हैव डाइड ऑफ, देखो डाइड एक होता है ऑफ, एक होता है डाइड फ्रॉम। कोई नेचुरली डेथ होती है तो डाइड ऑफ आता है, या फिर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो फिर वहाँ पे डाइड फ्रॉम आता है, ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट। ठीक है, इस तरह से आपने पता होगा। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, आपको याद रखना होगा। सवाल दिमाग में इस तरह के उनके दिमाग में आ रहे थे, उनके जहन में इस टाइप के दिमाग सवाल क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या वो अभी भी उन्हें पानी के लिए घूम रहे हैं, या बेहोश हो गए हैं, या फिर प्यास से मर चुके हैं। ठीक है, अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाय ओवर पावरिंग थर्स्ट। अनेबल टू बियर, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे दीज थॉट्स, इन विचारों को, और साथ में क्या थी उनको ओवर पावरिंग का मतलब बहुत तेजी से क्या लग रही थी, प्यास लग रही थी। ही गेव अप का मतलब त्याग कर देना, फॉर सेक, ठीक है, छोड़ देना। ही गेव अप, उन्होंने त्याग कर दिया क्या, वेटिंग करना। ठीक है, एंड स्टार्टिंग आउट, और स्टार्टेड कर दिया, शुरू कर दिया क्या, आउट टू लुक, देखना, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, एंड द पूल होपिंग, एंड द पूल होपिंग ही माइट फाइंड देम। उन्होंने क्या काम करा, जो वेट वो कर रहे थे वो वेट को उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया, और उस अपने भाइयों के सर्च में उस तालाब की ओर चलना शुरू कर दिया। पूल का मतलब तालाब, ये गांव वाला तालाब नहीं होता पूल का मतलब। पूल का मतलब होता है यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, ये रेगिस्तान है पूरा का पूरा, है ना, डिजर्ट एरिया है। तो यहाँ पे कोई रिजर्व एरिया है, इसके अंदर सिर्फ वाटर वाटर होता है, बात समझे। पूरा का पूरा जंगल हो सकता है, पूरा का पूरा डिजर्ट हो सकता है, लेकिन बीच में जो छोटी सी जगह होती है उसको हम बोलते हैं पूल। ठीक है, सॉरी, आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में। अरे यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, देखते हैं। युधिष्ठिर proceeded in the direction of his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear, spotted deer and big forest, but still he came upon a beautiful green meadow, ठीक है, around the pool the clear of water। यहाँ तक एक बार हम पॉज लेंगे। देखिए, युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर ने चलना शुरू किया, कहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स, उसी दिशा में जिस दिशा में उनके भाई चले थे, हैड टेकन, जो वो दिशा जो उनके भाई ले चुके थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और वो चलते रहे, केप्ट ऑन का मतलब कॉन्टिन्यूस, वो चलते रहे, कहाँ पर भैया, थिरोटैक्ट्स, मतलब ये पूरा का पूरा जंगल है। इसका इतने का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ तक मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये पूरा का पूरा जंगल है ऐसे, उसके बीच में जो रास्ता होता है, टैक्ट का मतलब होता है रास्ता, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में पगडंडी या बटिया पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो ये छोटा सा एक रास्ता होता है, इसके साइड में यहाँ पे क्या है, बढ़िया बढ़िया जानवर हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया यहाँ पे अच्छी अच्छी घास है, छोटे छोटे पेड़ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे युधिष्ठिर जी जा रहे हैं ऐसे रास्ते में तालाब की तरफ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि वो आगे चल करके कहाँ पे पहुंचे, तालाब के पास पहुंचे जो क्लियर वाटर था। बट लेकिन, जैसे, वैन ही सा, जैसे उसने देखा या उन्होंने देखा क्या, हिज ब्रदर्स, उनके भाई, लाइंग देयर लाइक अ फ्लैग बॉल, उनके भाई वहाँ पे ऐसे लेटे हुए थे जैसे झंडा नहीं होता, फ्लैग, फ्लैग का जो वहाँ पे वो डंडा होता है ऐसे करके वो लेटे हुए थे। अनेबल टू रेस्ट्रेन, यानी कि वो नहीं रोक पाए, रेस्ट्रेन का मतलब नहीं रोक पाए, हिज ग्राइफ, अपना दुख, एंड लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और अपनी तेज आवाज में वो चिल्लाएं, और उसके साथ वेप्ट यानी कि वो रोना शुरू हो गए। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन एज दे सो स्टिल साइलेंट एंड। यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने टच किया फेस किसका, भीम और अर्जुन का, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि क्या ये हमारी जो कस्में थी, क्या ये उसी का यहाँ पे एंड हो रखा है। ठीक है, जस्ट वैन ओवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, और वो भी कब, जब हमारा जो एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, जब आप शहर को छोड़ करके किसी गांव को छोड़ करके जंगल की ओर चले जाते हैं उसको बोलते हैं। तो क्या अब ये ऊपर अपने आप को चिल्ला रहे हैं और कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या ये चीज़ें अभी होनी थी। ठीक है, गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, और गॉड ने तो मुझे धोखा दे दिया है मेरे मिसफॉर्च्यून में। ठीक है, ऐसा इनका कहना था। सो चलिए अब आगे हम मूव करते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। वन सेकेंड, नेक्स्ट है, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, माइटी का मतलब क्या होता है, बहुत पावरफुल लिम्स थी, उनको देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब वो क्या थे, एक तरह के हेल्पलेस हो चुकी थी। ही सैडली वंडर्ड, वो दुखी होकर के वंडर्ड थे, यानी कि अचंभित थे। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, हु कुड हैव बीन, ऐसा कौन हो सकता है इतना पावरफुल, है ना, एनफ टू किल देम, इनको मारने के लिए, क्योंकि इनके जो ब्रदर्स थे ना वो बाहुबली टाइप के थे, सब तगड़े तगड़े थे। तो इनको ये अचंभा था कि इंसान तो कोई हो नहीं सकता, सीधी सी बात तो ये है। आगे देखते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अब रो लिए हैं, अब क्या कर सकते हैं, भाई तो जा रहे हैं। तो इन्हें लग रही थी प्यास बहुत ज़्यादा,
उसके बाद ही टू, वे भी, मतलब ही टू का मतलब वे भी, कैसे बात की है, उनके भाई तो उसके अंदर तालाब के अंदर जा ही रहे थे, साथ में ही टू वो भी चले गए बाद में। डिसेंडेड, असेंडेड का मतलब ऊपर की ओर बढ़ना, डिसेंडेड मतलब नीचे की ओर, तो वो तालाब की ओर, ये सब इसका ये तालाब है, ऐसे तालाब के अंदर ही जाने लगे। इन टू दी पूल, यानी कि प्यास इनको इतनी तेज लग रही थी कि देखो दो प्रीपोजिशन होती है, एक होती है इन और एक होती है इन टू, ठीक है, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है में, किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप आराम से जा रहे हैं तो तब आप यूज़ करते हैं, जैसे मे आई कम इन यूज़ करते हैं आप, ठीक है, मे आई कम इन टू यूज़ नहीं करते हैं। इन टू का यूज़ होता है जब आप बहुत हैपाजार्ड वे में, बड़ी हफड़ा जफरी के साथ, बड़ी स्पीड के साथ वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे इंटू का यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इंटू यूज़ हुई है, तो यहाँ पे युधिष्ठिर जी को प्यास काफ़ी तेज लग रही होगी, तो वो तालाब के अंदर चले गए। ड्राउन टू दी वाटर, जैसे ही वो पानी पीने वाले थे, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, तभी एक आवाज़ आई। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, एट वंस का हिंदी मीनिंग होता है मैं लिख देता हूँ शायद ऐसे ऐसे, तुरंत, ठीक है। द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, ठीक है, द वॉइस एक आवाज़, विदाउट फॉर्म यानी कि बिना शेप की, बिना शेप की यानी कि बॉडी लेस वॉइस थी, कोई वहाँ पे किसी की बॉडी वगैरह नहीं थी, क्योंकि आवाज़ कोई देता है तो जनरली इंसान ही देता है, लेकिन वो आवाज़ क्या थी, विदाउट बॉडी की आई थी। और उसने वॉर्न किया उनको, क्या वॉर्न किया, योर ब्रदर डाइड, आपके भाई मारे जा चुके हैं, ओके, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने ट्राइड किया किस चीज़ को, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, विदाउट बिना, आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना सवालों के जवाब दिए पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। डू नॉट फॉलो दैम, उनको फॉलो मत करना, ठीक है। डू नॉट फॉलो दैम आपका इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। यहाँ पे जब इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब आप रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं, तो यहाँ पे यक्ष ने कहा है कि डू नॉट फॉलो दैम, उनको फॉलो मत करना, जो कोर्स उन्होंने यूज़ किया था वो कोर्स आप यूज़ ना करें, मतलब वो रास्ता आप भी यूज़ ना करें। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले आप मेरे सवालों के जवाब दें, एंड देन उसके बाद यू कैन क्वंच, क्वंच का मतलब होता है शांत करना, क्या, किस चीज़ को शांत करना, अपनी प्यास को शांत करना पानी पी करके, ठीक है। तब क्या कर सकते हैं, पहले आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए और उसके बाद आप अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है, ठीक है, बिलोंग्स टू मी मतलब मेरा इस पर अधिकार है, पॉजिटिव केस है, ठीक है, यह तालाब मेरा है, ऐसा यक्ष ने कहा, ओके। वन सेकेंड मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इट, यहाँ से पढ़ते हैं, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, देखो डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म हुई, पास्ट की बात है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद हमेशा नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और डिड जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सवाल ये बन जाता है डिड के साथ क्या आता है, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पढ़ते हैं इसको, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, है ना, टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, बस इतना जानना था और वो समझ गए थे कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को एक भी टाइम, मतलब कुछ भी टाइम नहीं लगा, बहुत कम टाइम लगा, इट डिड नॉट टेक अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए कि ये जो वर्ड्स है ना, ये किसी और के नहीं हो सकते, ये कौन हो सकते हैं, यक्ष हो सकते हैं, मतलब यक्ष मतलब यमराज हो सकते हैं। और गेस्ड, और अंदाजा लगाया कि व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ होगा, टू हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों को। इट टुक हिम नो टाइम टू सी पॉसिबल वे, और उन्होंने वहाँ पे क्या करा, पॉसिबल वे को ब्रिंग मतलब यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगाया अपने भाइयों को वापस लाने के लिए, बैक टू लाइफ, ठीक है। ही सेड टू दी बॉडीलेस वॉइस, जो बॉडीलेस वॉइस थी, बिना शरीर की आवाज़ जो आ रखी थी, उन्होंने उनसे कहा, रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने सवाल पूछें, ठीक है। प्लीज़ का मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट हुई है, तो ये आपका अगेन इंपरेटिव सेंटेंस हुआ है, ओके। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है तेजी से, बड़ी स्पीड से, ठीक है, तेजी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक करके जो बॉडीलेस वॉइस थी उसने अपने क्वेश्चंस को रखना शुरू किया। तो पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिए। वॉट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, अब अगर इंसान खतरे में है तो उसको क्या बचाता है, वोट क्या है अपने आप में इंट्रोगेटिव वर्ड है, और लास्ट में देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन है, तो आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सवाल पूछा जा रहा है। सवाल क्या है कि वोट रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब बचाना, क्या इंसान को खतरे में क्या बचाता है, तो वो होती है उसकी हिम्मत, करेज। अगर आपने हिम्मत खो दिया तो डेफिनेटली फिर आप हार जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज ए मैन बिकम वाइज, कि ऐसा कौन सा विज्ञान है, कौन सा साइंस है जिसको पढ़ने के बाद इंसान क्या है, वाइज बन जाता है, होशियार बन जाता है। तो इसका आंसर ये है कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज ए मैन बिकम वाइज, यानी कि नॉट बाय स्टडिंग, ना पढ़ करके किसी शास्त्र को इंसान होशियार नहीं होता। इट इज़ बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है आपकी संगत, जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है।
विद द ग्रेट एंड इन द विजडम ही गेट्स विजडम, ठीक है। यानी कि अगर इंसान होशियार लोगों में रहता है, विजडम लोगों में रहता है, तो विजडम को अक्वायर करेगा। और अगर उसकी पार्टी बिल्कुल संगत बेकार है तो डेफिनेटली जैसी संगत वैसी रंगत। आपके चार दोस्त बता देते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। तो जैसे आप रहेंगे तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपने कोई साइंस पढ़ा है तो फिर आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। नॉलेज होती है आपकी एसोसिएशन, आप अपनी संगत अच्छी करें। ये दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज स्विफ्टर देन दी विंड, ठीक है। विंड मतलब आंधी तूफान, ठीक है। आंधी तूफान से तेज चलने वाली चीज़ क्या है सर? वो है आपका माइंड, ठीक है। अब एक सवाल, माइंड का मतलब दिमाग? नहीं नहीं नहीं, माइंड का मतलब होता है आपके थॉट्स। थॉट्स आप कहोगे दिमाग का मतलब क्या होता है, तो दिमाग होता है आपका ब्रेन, जो कि आपका एक बॉडी का पार्ट होता है, एक तरह का इंटरनल बॉडी का पार्ट होता है। लेकिन उस ब्रेन के अंदर जो चीज़ें चलती हैं, थॉट प्रोसीजर जो चलता है, उसको बोलते हैं आप माइंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोर फेटेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, यानी कि सूखा भूसा जो होता है ना, उससे भी ज़्यादा सूखी चीज़ क्या हो सकती है? तो सर वो होता है आपका असोरो स्ट्राइकन हर्ट, किसी का टूटा और दुखा हुआ दिल, ठीक है। सोरो स्ट्राइकन, अब मैं किसी लड़की वड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। सोरो स्ट्राइकन का मतलब क्या होता है आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, किसी की संपत्ति हड़प ली, किसी मतलब कुछ भी गलत काम किया ना, तो फिर जब उसका दिल दुखता है ना, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई लड़की भी, कोई महिला भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, तो वो जो उसका दिल दुखता है ना, वो बहुत बुरी चीज़ होती है। तो डेफिनेटली कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि वॉट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, यानी कि जो ट्रैवलर होता है, जो यात्री होता है, जो घूमता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, उसका जो दोस्त है वो सबसे बढ़िया दोस्त क्या होता है सर? वो होती है आपकी लर्निंग। अगर आपको नॉलेज है ना अच्छी खासी, आपको पढ़ना आता है, तो आप पढ़ सकते हैं, टाइम पास हो सकता है आपका। और साथ ही में अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाकर के घूम भी सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, ऐसे जा रहे हैं आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो घर में रहता है, ठीक है, गृहस्थ जीवन जी रहा है, उसका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है? तो वो है जी आपका वाइफ, ठीक है। वाइफ से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं होता है। अब ये कैसे होता है, मुझे इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो लिख सकते हैं, हालांकि अभी एक्सपीरियंस आप कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, यानी कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने साथ क्या लेकर के जाता है, ठीक है, उसकी अकम्पनीज क्या होती है? तो सबसे बड़ी बात है धर्म। धर्म दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन द सोलिटरी जर्नी आफ्टर द डेथ, ठीक है। इसका आंसर ये था कि सिर्फ धर्म धर्म ऐसा चीज़ है जो इंसान के मरने के साथ जाता है। वो वाला धर्म जिसके लिए आपस में लोग बाग लड़ते मरते हैं, काट देते हैं एक दूसरे को, नहीं नहीं नहीं, वो तो एक वाहियात चीज़ है। धर्म होता है आपके अच्छे काम जो आपने अच्छे से किए हैं, जिससे लोगों का भला हुआ है, वो आपका साथ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, देखो ई एस टी लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। सुपरलेटिव जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो ये वेसल का मतलब होता है बर्तन, कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है? तो यहाँ पे आंसर है अर्थ, यानी कि पृथ्वी, क्योंकि इसके अंदर पहाड़, वाइल्ड लाइफ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, पूरी दुनिया इसी के अंदर समेटी हुई है, तो इसको बोलते हैं अर्थ। इससे बड़ा बर्तन तो कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है? तो सर खुशी क्या है ना, खुशी वो है जो आप अच्छे काम करते हैं, गुड कंडक्ट करते हैं, उसका जो रिजल्ट निकल करके आता है, तो वो आपकी खुशी है। कैसे? मान लीजिए कोई बच्चा है, ऐसे इतना बड़ा बच्चा मैंने बना दिया, ठीक है। इस बच्चे की आपने एग्ज़ाम फीस दे दी फ्री में, स्कूल की फीस आपने पे कर दी इसकी, और ये बच्चा कल के दिन को चल करके कुछ एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करता है या कुछ भी अच्छे काम करता है, तब आपको जो फीलिंग आएगी कि वाओ कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, या आपने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर दिया है, तो वो जो रिजल्ट होता है वो आपकी हैप्पीनेस होती है। खुशी आपको उसमें नहीं मिलती कि आज आपने मोबाइल फ़ोन ले लिया एमआई का, एप्पल ले लिया, या ये बुलेट बाइक ले ली, इनसे खुशी नहीं मिलती, ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं। वन सेकेंड, मैं इरेज कर लेता हूँ चीज़ों को। अरे यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट आगे चलते हैं यहाँ पे। वॉट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच अ मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको त्याग करके एक इंसान बिकम्स हो जाता है लव्ड बाय ऑल, यानी कि सबका प्यारा? तो सर वो है आपका प्राइड, यानी कि अगर आपने घमंड वगैरह त्याग दिया है तो उसके बाद क्या होती है, हर कोई आपको लव करने लग जाता है, हर कोई आपसे चाहता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपसे बात करने की कोशिश करता है, अदरवाइज बेकार है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लॉस, है ना, वो ऐसा कौन सा नुकसान है जिसको चीज़ें अगर नुकसान हो भी गया तो उसके बाद सिर्फ खुशी मिलती है, दुख तो किसी को नहीं होता? तो वो है जी आपका एंगर, गुस्सा। गुस्सा अगर खोया गया तो डेफिनेटली आप खुशी होने वाले हैं, नुकसान तो आपका कुछ इसमें होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा क्या चीज़ है जिसको अगर आपने त्याग दिया तो आप बहुत ज़्यादा धनी बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा धनी बन जाएंगे? तो वो है आपके डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब इच्छाएं।
जैसे मान के चलिए मेरे पास अभी, मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, मेरे पास एमआई का फ़ोन है, सारे काम वही कर रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं एप्पल का फ़ोन खरीदूँ, ठीक है। लेकिन आजकल दिखाने के लिए तो चीज़ें होनी चाहिए ना। मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है, इफ़ अ मैन गिव्स अप बिकम ग्रिडी, एक इंसान अगर लालच अपना छोड़ देता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा वेल्थी हो जाता है। लालच कैसे, आज मान लीजिए इसके पास 10,000 रुपये हैं, इनका अगर लालच बढ़ता जा रहा है ना, तो फिर इनको आप 1 लाख भी देंगे ना, तो उस दिन भी इनके मन में ये होगा, यार काश 1,20,000 रुपये और कमा लेता। अच्छा, 1,20 आ गए तो इनके पास यही होता है, यार 2 लाख और कमा लेता। तो यानी कि अगर इनका लालचपन कंट्रोल में नहीं रहा, तो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो अगर आपको रिच होना है तो आप अपनी डिज़ायर को हटा दो। गौतम बुद्धा ने कहा है कि संसार में जो भी ये इतने सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उन सब का रीजन एक ही है, डिज़ायर, दुख, ठीक है। अगर दुख से हटना है तो अपनी इच्छाओं को त्याग दो। गौतम बुद्धा ने भी इसके बारे में कहा है। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, इट इज़ बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, और आंसर डिसिसिवली, ठीक है। यानी कि अगला क्वेश्चन ये था कि व्हाट मेक्स अ वन रियल ब्राह्मणा, ठीक है, एक असली ब्राह्मण क्या होता है, क्या वो बर्थ से पैदा होता है, या फिर वो अच्छे काम से होता है, या फिर वो जो पढ़ लिख करके बनता है वो पंडित होता है, ठीक है। ब्राह्मण का मतलब एक तरह का पंडित होता है, ज्ञानी पंडित। तो इन्होंने कहा है कि देखिए, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण, आप पढ़े लिख लिए या फिर आप एक हाई सोसाइटी में पैदा हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण बन गए। ये होता है सिर्फ आपका गुड कंडक्ट, आपका लोगों से मेल जोल कैसा है, आप लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं। अगर आप अच्छे काम करते हैं सोसाइटी के लिए या फिर लोगों के लिए, तो दैट इज़ वाई आपको कह सकते हैं ब्राह्मण। ऐसा नहीं है कि कोई पंडित समाज में पैदा हुआ तो वही ब्राह्मण होगा। यहाँ पे क्लियर लिखा है भैया, बर्थ को लेकर के या फिर आपने जो कुछ किताबें पढ़ ली हैं उसको लेकर के अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ब्राह्मण बन गया, तो चीज़ें गलत हैं। ऐसे ऐसे देखें, पीएचडी होल्डर और तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती उनको, ठीक है, मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो वो ब्राह्मण नहीं हुए। ब्राह्मण होता है आपका गुड कंडक्ट, अच्छे काम, ठीक है। लर्न बाय अ पर्सन मे बी, इफ ही विल बी नॉट बी अ ब्राह्मण, ओके, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक आप अपनी बुरी आदतों को नहीं त्यागेंगे, गिविंग अप मतलब त्यागेंगे, इवन दो ही मे बी लर्न इन दी फोर वेदास अ मैन बेड ऑफ कंडक्ट फेल्स टू आ लोअर क्लासेस। इन्होंने कहा है कि भले ही उसने 4 वेद पढ़ रखे हों, लेकिन 4 वेद पढ़ने के बाद भी अगर वो नहीं सुधरा है, उसके जो बैड हैबिट्स हैं उसने वो उन चीज़ों को गिव अप नहीं किया है, तो वो क्या है, एक तरह का लोअर क्लास का इंसान है, बहुत बुरा इंसान है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट वंडर क्या है, अचंभे की चीज़ क्या है ना। तो इन्होंने कहा है कि एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम किंगडम्स, यम्स, ये देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी केस है, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यम्स किंगडम यानी कि यम की किंगडम, एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, ओके, दिस इज ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर। इन्होंने कहा है कि एवरी डे, हर दिन, इंसान जो है, मैन प्लूरल है, बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है, और सिंगुलर है तो MAN आएगा। काफ़ी सारे लोग देखते हैं कुछ क्रिएचर्स को जो डिपार्ट करते हैं यम के किंगडम के, यानी कि कुछ लोग इस दुनिया से आते हैं और कुछ लोग इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो लोग इस दुनिया पे ज़िंदा बचते हैं, वो उम्मीद ये करते हैं कि हम तो यहाँ पे पूरी ज़िंदगी रहेंगे, कई 100 साल रहेंगे, हमारे पास तो एक लाइसेंस हमें दिया है गॉड अलमाइटी ने। भाई किसी का कुछ नहीं पता कब किसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे ये कहा है कि सबसे बड़ा अचंभा तो यही है कि पता सभी को है कि हमें जाना कहाँ पे, लेकिन फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि देखो हम तो 100-150 साल रहने वाले यहाँ पे हैं। क्लियर है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। अगला यहाँ पे क्या है, दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इसके बाद क्या था, दस इसी प्रकार से यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने काफ़ी क्वेश्चंस रखे, एंड युधिष्ठिर आंसर, और युधिष्ठिर ने आंसर दिया था उनको, देम ऑल, उन सभी का। ओके, इन द एंड ऑफ यक्ष आस्क, ओ किंग, वन ऑफ योर ब्रदर डेड ब्रदर कैन बी नाउ रिवाइव्ड। रिवाइव्ड का मतलब होता है हिंदी में, री का मतलब अपने आप में पुनः, और वाइव का मतलब जगा लेना, ठीक है। यानी कि आप अपने भाई को, अगला क्वेश्चन ये था, इन द एंड ऑफ यक्ष, यानी कि एंड में यक्ष से पूछा गया, यक्ष ने कहा, ओ किंग, अरे ओ राजा, किनको, युधिष्ठिर को, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके जो इतने सारे डेड ब्रदर्स हैं इनमें से किसी एक को आप क्या कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसे चाहते हैं कि मैं जिंदा कर दूं, किसको चाहते हैं कि उनको लाइफ दोबारा मिल जाए। आगे देखते हैं। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विस्ड that the cloud complexion, lotus eyed, broad chested and long armed Nakula, lying like a flag ebony, might arises। देखो, युधिष्ठिर ने कुछ टाइम के लिए सोचा, इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, ओके, एंड देन ही विस्ड, और उसके बाद उन्होंने विश की क्या, कि जिसकी क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, यानी कि जैसे बादल होते हैं ना, चौड़े चौड़े बादल, बादल जैसी छाती हो, उसके बाद लोटस आइड, कमल जैसी आंखें हों, ब्रॉड चेस्टेड, बहुत चौड़ी छाती हो, एंड लॉन्ग आर्म, लंबे लंबे हाथ हों, नकुल,
ठीक है। नकुल को इन्होंने चूज किया कि भैया एक काम करो, आप इनको जिंदा कर सकते हो, इनको वापस ले आओ। और नकुल कैसे लेटे हुए थे? लाइंग अ फैलन इबोनी ट्री। इबोनी क्या है? एक तरह का एशियन कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला एक पेड़ है, जो कि काफ़ी लंबा पेड़ होता है और काफ़ी सीधा पेड़ होता है, और बड़े वाहियात से कलर का, मतलब बहुत ब्लैक कलर का पेड़ होता है, तो इसको बोलते हैं इबोनी ट्री। आबनूस हिंदी में इसको बोलते हैं, आबनूस का पेड़। क्या कोई इंसान पेड़ की तरह लेट सकता है? नहीं। यहाँ पे यूज हुआ फिगर ऑफ स्पीच। क्या हुआ है? फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में पढ़े ना आपने अलंकार, वही है। और यहाँ पे क्या है? लाइक दे रखा है, तो ये मेटाफर यूज हुआ है, सिमली मेटाफर। तो यहाँ पे सॉरी सिमली यूज हुआ है। सिमिली तो आपका फिगर ऑफ स्पीच है। और फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके बताते हैं, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है, उनके ब्रदर्स लेटे हुए थे, लेकिन बिल्कुल ऐसे लेट जाना कि बात समझे। तो इबोनी यहाँ पे क्या हुआ? एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया है। तो इन्होंने कहा कि सर अगर आप कर सकते हैं तो ये मिस्टर नकुल हैं, इन नकुल को रिवाइव करा दीजिए। बोले अच्छा। 1 सेकेंड, एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इसके बाद क्या था? द यक्स वॉज प्लीज्ड एट दिस, और यक्स क्या हुए? इस पे खुश हो गए, एट दिस, ओके। और आस्क युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला, वाई डिड यू चूज नकुल, कि भैया आपने नकुल को ही चूज क्यों किया है, इन प्रेफरेंस टू भीमा। यानी कि आप चाहते तो भीम को भी उठा सकते थे। भीम की पावर कितनी है? लगभग 16 हाथियों के बराबर तो पावर है, ठीक है। 16, ओके, 16 हाथियों के बराबर उनकी पावर है। ओके, आई हैव हर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, और मैंने ये भी सुना है कि भीम आपको बहुत ज़्यादा प्यारे भी हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना आपने? क्यों? क्योंकि जिनकी स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ क्या है? आपकी प्रोटेक्शन है। मतलब जो अर्जुन है वो युधिष्ठिर जी को ऐसे अपने आर्म से प्रोटेक्शन दे देंगे, तो आपने इन दोनों को क्यों नहीं चुना? टेल मी वाई यू चूज नकुल, ओके, रादर देन ईदर ऑफ दीज टू। मतलब युधिष्ठिर ने अब पूछा कि यार एक बात बताओ, आपका एक भाई है नकुल, आपने नकुल को तो चुना है, ठीक है, लेकिन आपका एक भाई जो है भीम, जिसके अंदर 16 हाथियों की पावर है, दूसरे क्या है? अर्जुन, जो जिनकी आर्म आपको प्रोटेक्ट करते हैं 24/7, आपने इनको क्यों नहीं चुना? आपने नकुल को क्यों चुना? तो यहाँ से एक क्वेश्चन, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, आज के टाइम में इसकी बहुत डिमांड है। युधिष्ठिर ने रिप्लाई किया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन, नॉट भीमा और अर्जुन। ठीक है, क्या बहुत सैल्यूट, काफ़ी अच्छा आंसर है। यानी कि देखिए, अरे वो यक्ष, सिर्फ धर्म जो है ना, ओनली शील्ड, शील्ड का मतलब बचाता है, ऑफ अ मैन, नॉट भीमा और अर्जुन। यानी कि एक इंसान को जो बचाने वाला होता है वो उसका धर्म होता है, ना कि भीम आएंगे बचाने जिसके पास 16 हाथियों की पावर है, ना अर्जुन आएंगे जिसकी बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी बाइसेप है, ठीक है, कोई नहीं आएगा। इफ धर्म इज गिवन अप, ओके, मैन विल बी रूइंड। अगर इंसान का धर्म ही चला जाए, ठीक है, अच्छे कंडक्ट चले जाएं, तो इंसान तो बर्बाद हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। आगे देखते हैं। कुंती एंड मादरी वर दी टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और मादरी जो हैं वो थी क्या? दो वाइफ्स, किसकी? मेरे पापा की। किसने कहा है? युधिष्ठिर जी ने कहा है। आई एम अलाइव सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक बेटा तो जिंदा हूँ, है ना। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रेव्ड, ठीक है, तो वो कम्प्लीटली क्या है, एक तरह की व्याकुल नहीं होने वाली हैं। इन ऑर्डर दैट, उसी स्केल पर अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे न्याय की, इन ऑर्डर स्केल ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की बात करता हूँ, मे बी इवन आई आस्क दैट मादरी सन नकुला मे बी रिवाइव। अगर मैं न्याय की बात करता हूँ तो देखिए, यहाँ पे क्या है, एक है कुंती, यहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, एक है कुंती, एक है मादरी। कुंती के क्या है, ये 3 से 4 5 भाई हैं, नकुल, भीम, अर्जुन, सॉरी नकुल तो नहीं है, नकुल तो मादरी के हैं, ये नकुल है। तो इन्होंने कहा है कि कुंती का क्या है, मैं अकेला बेटा हूँ जिसका नाम है युधिष्ठिर, अब मैं तो जिंदा हूँ ना कम से कम, इनके तो एक ही बेटा है, अगर ये भी चला गया तो इनका क्या हाल होगा। तो भैया आप एक काम करो, मेरे और जो भाई हैं इनको जिंदा ना करके, ये जो भाई साहब हैं नकुल जी, इनको जिंदा कर दो। समझ रहे हैं आप आज के टाइम में क्या होता? समझ सकते हैं आप किस तरह की चीज़ें हो रखी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे पढ़ते हैं। यक्ष जो थे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हुए युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है एक तरह का बिना निष्पक्ष के उन्होंने जो यहाँ पे न्याय किया है उसको देख करके, इम्पार्शियलिटी को देख करके। एंड ग्रांटेड, और कहा कि दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, उनके जितने भी ब्रदर्स हैं वो सब जीवन को वापस पा लेंगे, ठीक है, वुड कम बैक टू लाइफ, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से जी सकते हैं। इट वॉज यम, बाद में पता लगा ये कौन थे, यमराज थे, ठीक है, द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी कि यम कौन होते हैं, द लॉर्ड ऑफ डेथ, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जो सिर्फ यक्ष की फॉर्म को धारण कर चुके थे, किस चीज़ के लिए, दैट ही माइट सी, वो देख सकें, युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वो युधिष्ठिर को देख सकें और युधिष्ठिर को टेस्ट कर सकें, क्योंकि ऐसा कहा जाता था युधिष्ठिर के बारे में कि ये काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी जस्टिस को पसंद करते हैं, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं।
ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने इम्प्रेस कर लिया युधिष्ठिर को, यानी कि ऐसे गले लगा लिया। उसके बाद क्या था, एंड ब्लेस्ड हिम, और आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और उसके बाद क्या हुआ, ही डिसअपियर्ड, वो वहाँ से गायब हो गए। ठीक है बच्चे, ग्लोसरी पे ये हमारा यहाँ पे चैप्टर का जो पढ़ना था वो फिनिश हुआ है। आई होप ये आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। एक बार जल्दी से हम इसकी ग्लोसरी देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग जो यहाँ पे यूज़ हुई है। एंग्जाइटी, अपने आप में नाउन है, ETY लगा है। इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ फियर अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर को लेकर के जबरदस्ती की जो टेंशन हो जाती है उसको हम बोलते हैं एंग्जाइटी होना। सब्जेक्टेड का मतलब होता है ब्रॉट टू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसी चीज़ के प्रभाव में ला करके आप रख देते हैं। कीप ऑन का मतलब होता है कॉन्टिन्यू, किसी चीज़ को जारी रखना। वेंडर अबाउट क्या है अपने आप में, वेंडर अबाउट होता है यहाँ पे टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं, ऐसी भटक रहे हैं, उसको बोलते हैं वेंडर अबाउट करना। फेंट का मतलब होता है एक तरह का टू बिकम अनकॉन्शियस, अन अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, कॉन्शियस आपकी समझ होती है, यानी कि आप अपनी समझ खो बैठे हैं, एक बार बेहोश हो गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं फेंट होना। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बियर। बियर का मतलब यहाँ पे क्या होता है एक तरह का, वन सेकेंड, बियर का मतलब होता है एक तरह का टू पुट अप विद, है ना, यानी किसी की चीज़ के साथ कोऑपरेट करना, उसको सहन कर लेना। यक्ष आपको मैंने बताया क्या होते हैं, धर्म आपको पता है क्या होता है, वेद आपको पता है कितने होते हैं, 4 तरह के वेद होते हैं एंशिएंट टाइम में। ओवर पावरिंग का मतलब होता है किसी कोई चीज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जैसे उनको प्यास क्या लग रही थी, ओवर पावरिंग प्यास थी। ठीक है, एक होता है पूल, आपको आई स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर। ठीक है, एक छोटा सा एरिया होगा, स्टिल वाटर का मतलब होता है पानी रुका हुआ, बिल्कुल शांत पानी होगा इसके अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं आप पूल। एक होता है प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब गो फॉरवर्ड, आगे की ओर जाना। ट्रैक्ट का मतलब होता है एक तरह का एरिया ऑफ फॉरेस्ट, लार्ज एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, कोई बड़ा एरिया हो सकता है, और उसको बोलते हैं एक तरह का ट्रैक्ट। रास्ते में मैंने आपको बताया था पगडंडी। स्पॉटेड का मतलब क्या होता है एक तरह का चितकबरा चितकबरा कहते हैं विद अ स्मॉल राउंड ऑफ मार्क्स। मान लीजिए ये एक तरह का कोई एनिमल है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके ऊपर जो ऐसे ऐसे मतलब दाग बने होते हैं ना, जैसे हिरन आपने देखा होगा, हिरन या फिर लॉयन वगैरह ऐसे ऐसे स्पॉटेड बने होते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे स्पॉटेड डियर, काफ़ी सारे जो वाइल्ड लाइफ पार्क हैं अपने इंडिया के अंदर, वहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। रेस्टोरेंट का मतलब होता है एक तरह का कंट्रोल होल्ड टू बैक, आप इनको एक बार पॉज करके पढ़ने की कोशिश करें। जैसे रूइन का मतलब यहाँ पे होता है एक तरह का डिस्ट्रॉय कर देना। ओके, क्लाउड, क्लाउड कॉम्प्लेक्सन का मतलब होता है एक तरह का क्लाउड लाइक कॉम्प्लेक्सन, इतना कॉम्प्लेक्स जितने कि आपके क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं। क्वेंच का मतलब होता है एक तरह का सेटिस्फाई कर देना, स्पेशली थर्स्ट, यानी कि प्यास को शांत कर देना। आई होप ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी, ये चैप्टर आपका अच्छा लगा होगा आपको। हमने पहले पार्ट में, ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, इसके वर्ड मीनिंग, इसकी वोकेबलरी को हमने कंप्लीट किया है। ओके, अब पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन आंसर कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। सो चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है, मैं आपसे अभी भी कहना चाहूँगा, आप इसको लाइक शेयर वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।